Welcome students to Synopsis IAS Academy. I am Dr. Mohammad Zia and हम अब आ चुके हैं अपने मिडिवल हिस्ट्री के 5वें लेक्चर पे। अब तक बहुत कुछ प्री मिडिवल हिस्ट्री कह लीजिए या अर्ली मिडिवल हिस्ट्री हम जिसको कहते हैं, हमने उसको देखा। और आज हम जहाँ से शुरुआत करने वाले हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेड एंड अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ द मोस्ट मिसकोटेड पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। और मिसकोटेड नॉट एज इन स्टैंडर्ड टेक्स्ट, हमारे जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, जो हमारी हिस्ट्री है, जो हिस्टोरियंस ने लिखी है, उसमें नहीं, लेकिन हाँ कॉमन जो सोशल मीडिया है और जो व्हाट द सो कॉल्ड एज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वहाँ पे इसके बारे में काफ़ी कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है। एंड आई होप दैट दिस वीडियो एंड दिस होल सीरीज ऑफ लेक्चर जो है, हम इसमें एटलीस्ट अपार्ट फ्रॉम हम प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए थोड़ा सा टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग हिस्ट्री, और हम शायद कुछ मिसकंसेप्शंस और मिस इन्फॉर्मेशन को दूर कर पाएँ। सो वॉट एवर द सोर्सेज दैट वी टेक टू प्रिपेयर ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज लार्जली ऑन जो भी हमारे स्टैंडर्ड टेक्स्ट्स हैं, हम उन्हीं को रेफर कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। खैर, सो द टॉपिक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे इज द अरब एंड द टर्किश इन्वेजन। नो डाउट दैट वाज एन इन्वेजन, इसमें कोई शक नहीं है। बट बिफोर मूविंग ऑन टू दैट, और जब ये अरब और टर्किश इन्वेजन की शुरुआत होती है समवेयर इन द बिगिनिंग ऑफ 8th सेंचुरी, और इसी को कॉमन पार्लेंस में इसी को कई लोग कहते हैं कि दिस इज द एक्चुअल मिडिवल हिस्ट्री, कि द अदर टर्म दैट इज द मुस्लिम एडवेंट इन इंडिया। So this part as a whole we will see that हुआ क्या एक्चुअल में, और किस तरीके से जो लोग कहना चाहिए कि आए, उन्होंने लूटा और क्यों लूटा या वो क्यों आए। एंड बिफोर मूविंग ऑन टू दैट, जस्ट आई विल गिव यू अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। और यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है दैट इन 7th सेंचुरी इस्लाम वाज ओरिजिनेटेड इन अरब, और वहाँ से फिर आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद देयर वाज द एक्सटेंट, और जो कॉन्क्वेस्ट था वो शुरू होता है, वो उनके दौर में भी कहीं ना कहीं शुरू हो गया था। और क्योंकि पहले भी मैंने कहा है कि ये आप किसी को नहीं कह सकते कि किसी ने क्यों लूटा या किसी ने क्यों एक्सपेंशन किया, क्योंकि मिडिवल वर्ल्ड में, जैसे आज के टाइम पे, मैं हमेशा कहता हूँ कि आज के टाइम पे जो सिंबल ऑफ पावर है वो सबसे पहला इकोनॉमी है, दूसरा है द स्ट्रेंथ ऑफ मिलिट्री दैट यू हैव। उस दौर में मिडिवल और अर्ली मिडिवल वर्ल्ड में जो कहना चाहिए पैरामीटर था किसी को भी अपनी ग्रेटनेस को या अपने prosperity को एक्सप्रेस करने का, इट इज द अमाउंट ऑफ, इट इज द लेंथ ऑफ लैंड दैट यू एक्वायर, दैट यू कॉन्कर। दैट वाज समथिंग व्हिच वाज द सिंबल ऑफ पावर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और क्योंकि आज मॉडर्न वर्ल्ड में जैसे वी हैव वेल डिफाइंड बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज, राष्ट्रवाद का कंसेप्ट है, नेशनलिज्म है, नेशंस हैं, लेकिन तब ऐसा नहीं था। तब नेशन या नेशनहुड की जैसी कोई चीज़ नहीं थी। तब सिर्फ एक ही चीज़ थी कि जितना आपने एक्वायर कर लिया आप उतने बड़े राजा हैं। और इसी के साथ जो है ये अरब कॉन्क्वेस्ट एंड टर्किश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया जो है वो शुरू होता है। ये शुरू क्यों हुआ? सवाल ये है कि क्या, नो डाउट पैसा था, हिंदुस्तान में बेतहाशा पैसा था, और पैसे से वेल्थ, एवरीवन इज गेटिंग अट्रैक्टेड, एंड इफ wealth is the beauty, or beauty is, if not guarded, will definitely be plundered. So if you have हम हर चीज़ की, जैसे हमारे घर में गाड़ी होती है, हमारे घर में सबसे प्रेशियस क्या है? ज्वेलरीज हैं, तो हम ज्वेलरीज को सबसे सेफ जगह रखते हैं। फिर लाइक आपका व्हीकल है, आप यू आर हैविंग बाइक और कार और समथिंग लाइक दैट, सो व्हाट यू डू, you after at the night स्पेशली जो चोरों का टाइम होता है, तो वहाँ पे हम उनको लॉक करके रखते हैं। आपका मे बी योर गैजेट्स और मोबाइल फोन्स, यू टेक केयर ऑफ दैट
You don't leave it like anything, even when not leave it in home, even when you are in outside or घर में भी no, the phone is the most private thing as of now. तो you guard that. और जब भी कोई चीज चोरी हो जाती है, जब भी कोई चीज ठीक से गार्डेड नहीं है, या अगर if that prosperity, if that beauty is not guarded, if that wealth is not guarded, it will get plundered up, and who should be blamed for that? जब भी कोई चीज चोरी होती है तो क्या कहते हैं, आपने ध्यान नहीं दिया. तो यही चीज यहां पे थी. लेकिन इसकी शुरुआत, जो अरब कॉन्क्वेस्ट की शुरुआत है, वो यहां से नहीं होती है. जो खलीफा थे बगदाद में, होता यह है कि देयर वाज एन एंशिएंट पोर्ट ऑफ देबल. कहीं जगह दाबेल आता है, कहीं जगह देबल आता है, कहीं एक बिल्कुल टेक्स्ट में आप देखोगे तो दिवाले भी आता है. इट वाज नियर कराची. अरब ट्रेडर्स वर कमिंग थ्रू द सी रूट, और वो पहले से आ रहे थे. वहां पे कुछ पायरेट्स ने कुछ अरब शिप्स को लूटा, पायरेट्स ने. और जो खलीफा अल हज्जाज थे बगदाद में, उन्होंने दाहिर, जो सिंध का रूलर था, कराची सिंध प्रोविंस, तो सिंध का जो रूलर था दाहिर से कहा कि यू पनिश देम, एंड ही रिफ्यूज्ड, which made the Khalifa angry, and he dispatched his army under the leadership of Muhammad bin Qasim 712 ईस्वी में, 712 AD में. तो ये कहानी जो है वो पायरेट्स को सजा या उन पायरेट्स के खिलाफ एक्शन ना लेने से शुरू होती है. और ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता था कि इंडिया में इनॉर्मस वेल्थ है, क्योंकि अरब ट्रेडर्स जो हैं वो आ रहे थे एंड दे वर अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स फ्रॉम इंडिया. सो दिस अल हज्जाज, अब उनको गुस्सा आया, उन्होंने बोला तुमने मेरी बात कैसे नहीं मानी. इन्होंने इमीडिएटली मोहम्मद बिन कासिम, हु वाज हिज सन इन लॉ एंड हिज नेफ्यू, उसको भेजा इस तरफ, सिंध की तरफ. और उसने आके ही कॉन्कर्ड सिंध, एंड दिस बैटल ऑफ रिवर, और कई जगह इसका जिक्र है. एंड दिस वाज बिटवीन दाहिर, द रूलर ऑफ सिंध, और मोहम्मद बिन कासिम के बीच ये लड़ाई होती है. दाहिर वाज डिफीटेड, और वो अपनी हार से इतना ज्यादा जो है वो टूट जाता है दैट वो ही हिमसेल्फ बर्न्ट हिमसेल्फ ऑन द फ्यूनरल पायर, खुद ही को आग लगा लेता है. एंड व्हेन मोहम्मद बिन कासिम केम इन हियर, ही एक्चुअली विटनेस्ड द वेल्थ जो कि लोग बातें करते थे, अब तक किसी ने देखा नहीं. एंड दिस लेड टू, और उन्होंने अब, क्योंकि उनको समझ में आ गया है, देवन ब्रिटिश जो थे, जैसे आप ब्रिटिश को जब देखोगे तो ब्रिटिश 1600 में आते हैं, लेकिन जो उनका मेन एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसेस है वो शुरू होता है आफ्टर प्लासी, रादर आफ्टर बक्सर. लेकिन they took some time. These people didn't take even a single minute. उन्होंने बोला ठीक है, now we have acquired it, we will rule it as per our own system. And यहीं पे जो है इक्तदारी की जो है शुरुआत होती है, इक्तदारी की शुरुआत होती है. और वो क्या करते हैं, पूरे मुल्तान और सिंध को छोटे छोटे इक्ताज में, छोटे छोटे सूबा तो नहीं कह सकते, डिस्ट्रिक्ट्स कह लो, उसमें डिवाइड कर देते हैं. और वहां पे एक चीज मोहम्मद बिन कासिम ने ही इंश्योर्ड कि द हेड ऑफ द इक्ता शुड बी एन अरब मिलिट्री ऑफिसर. और दिस पर्सन, मोहम्मद बिन कासिम, ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो लोकल नॉन मुस्लिम रूलर्स थे उनको कंप्लीटली आउटराइटली जो है वो नेग्लेक्ट किया. उन्होंने कहा नहीं ठीक है, हेड, डिस्ट्रिक्ट हेड विल बी एन अरब मिलिट्री ऑफिसर. लेकिन जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स थे, दे वर द लोकल पीपल. आते से उन्होंने जजिया, क्योंकि जजिया लगाया. जजिया लगाने का, एक्चुअली जजिया को बहुत ज्यादा मिसकोट इसलिए भी किया जाता है, आपको एक चीज समझनी होगी, क्योंकि जजिया वाज ऑन नॉन मुस्लिम्स, वेरी ट्रू, देयर इज नो क्वेश्चन इन दैट कि जजिया जो है वो गैर मुसलमानों पे लगता था, क्योंकि मुसलमानों पे ये ज़कात लगाते थे. द टैक्स दैट मुस्लिम्स यूज्ड टू गिव, इट वाज ज़कात. ऑन द नॉन मुस्लिम,
jizya. Now zakat was a mandatory part. Even nowadays we like Muslims have to pay that zakat. अब उसका मोड बदल गया है क्योंकि the administration, the modern revenue system has changed. Now what they do, वो अपने zakat को जो जरूरतमंद होते हैं वो देते हैं, लेकिन मुसलमान देते हैं ज़कात। जजिया, क्योंकि अब टैक्स तो लेना है, टैक्स हर कोई दे रहा है, इनकम टैक्स भी सब दे रहे हैं, हम जीएसटी भी देते हैं। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन आया तो उन्होंने बोला ठीक है, फ्रॉम मुस्लिम्स वी विल टेक ज़कात, बट फ्रॉम नॉन मुस्लिम्स दे डिवाइज्ड अ न्यू टैक्सेशन एंड दैट वाज जजिया। सो अल हज्जाज जो थे वो इराक के गवर्नर थे और उनका जो दामाद था वो था मोहम्मद बिन कासिम। खलीफा जो थे उस वक्त खलीफा वलीद थे, लेकिन खलीफा वलीद के बाद जो है खलीफा सुलेमान नए खलीफा बनते हैं। एंड हु इज दिस खलीफा? खलीफा या कैलिफ वर्ड अंग्रेजी का, या खलीफा वर्ड जो है वो अरबिक में इसका मतलब होता है डेप्यूटी, इसका मतलब होता है डेप्यूटी। नाउ प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जो नीचे जिन लोगों को भी आप पॉलिटिकल एंड रिलीजियस तो नहीं, बट यस द पॉलिटिकल or the administrative rulers of Muslims and the religious rulers of Muslims throughout the world was Khalifa, means they are all considered as deputy. So खलीफा वलीद के बाद सुलेमान आते हैं और सुलेमान खलीफा सुलेमान की और इन साहब की अल हज्जाज जो कि इराक का गवर्नर था उनकी नहीं बनती थी। एंड मोहम्मद बिन कासिम को जो है वहाँ से हटाया जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है ससुर से नहीं बन रही तो दामाद को कैसे जो है वो मुल्तान और सिंध का इंचार्ज रहने देते। उन्होंने बोला तुम जाओ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में वो जाते हैं एंड वहाँ उसको टॉर्चर टू डेथ। एंड फॉर द नेक्स्ट 150 years, somewhere from 720 or somewhat, for the next 150 years this सिंध और मुल्तान जो है ये खलीफा के एम्पायर में होता है। अब आप समझिए कि जो आई एम नॉट गोइंग इनटू द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, बट यस यहाँ पे खलीफा का एम्पायर आप कह सकते हैं कि उधर जो है वो दे हैड कॉन्कर्ड ऑलमोस्ट वो यूरोप को नॉक कर रहे थे। दे वर नॉकिंग यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, एशिया माइनर, अरेबिया तो था ही उनके पास, अरेबियन पेनिनसुला, एंड हियर यू कैन सी फ्रॉम सिंध टू मुल्तान, these were all the what to call the part of the empire of Khalifa। ये हम बात कर रहे हैं 9th century की। आगे और बढ़ेगा जो सबसे जब खिलाफत जो है तुर्किश लोगों के पास जाएगी, द ऑटोमन एम्पायर एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन कनिष्का का एम्पायर हम कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में बड़ा था, उसके बाद हम कहते हैं ऑटोमन एम्पायर which ruled for almost 7 centuries। so ऑटोमन एम्पायर जो है वो इसको सक्सीड करेगा। खैर हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं। सवाल यह है कि ये अरब्स आए, अरब्स के आने का हिंदुस्तान के ऊपर या हिंदुस्तान और अरब के रिलेशंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा? पहला इम्पैक्ट ये था दैट नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि दिस whole subcontinent, अब I'm talking about when we take the larger, the greater India, greater India में आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान का हिस्सा, बांग्लादेश, नेपाल और इधर नीचे तक, ये जो पार्ट है अभी भी यहाँ पे इस्लाम एज अ रिलीजन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। ये अरब कॉन्क्वेस्ट ही था, ये अरब इन्वेजन ही था जिसने इस रीजन में it made that way of Islam into this region. Then Arabs were proficient in certain arts, Indians were proficient in certain arts, और यहाँ से शुरू होता है। देखो दुनिया में कहीं भी जब डेवलपमेंट होना होता है तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब दोनों जगह से इंडियन फिलॉसफी चाहे वो हमसे सीख के गए, हमारे लैंड से सीख के गए, या उन्होंने वहाँ की चीज़ें जो है हमें सिखाई, एंड दिस लेड टू फर्दर डेवलपमेंट। अरब्स के बाद टर्किश आते हैं। अब टर्किश जो आते हैं वो आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक आती है गजनविद्स, एक आते हैं गुरीद्स।
गजनवीज जो हैं वो ब्रॉडली लेड बाय महमूद ऑफ गजनी, और ये जो गुरीज हैं मोहम्मद गौरी। इन दोनों का मेजर इम्पैक्ट रहेगा आने वाले वक्त में। अब ये कहाँ से आ गया, ये होता क्या है कि समवेयर 10th सेंचुरी के आसपास, दिस वाज द एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। 10th सेंचुरी के आसपास क्या होता है, देयर वाज अगेन अ चेंज ऑफ कमांड फ्रॉम इन द खलीफा। बगदाद में फिर चेंज होता है, और इस बार जो खिलाफत है, जो खलीफा है, वो चेंज होते हैं। अरब से वो खिलाफत चली जाती है तुर्कों के पास। द टर्किश पीपल वर नाउ, एंड दीज टर्किश पीपल, और ये भी टर्किश ओरिजिन के थे, चाहे गजनविद हों या गुरीज हों, इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि तब मंगोल इन्वेजन्स वाज एट इट्स पीक। दे वर फाइटिंग, द बाइजेंटाइन एम्पायर था, मंगोल्स आ रहे थे, क्रिश्चियन क्रूसेड्स वर गोइंग ऑन, एंड इन दैट द टर्किश वॉरियर्स, दीज टर्किश ट्राइब्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सस्टेनिंग देयर पोजिशन। अगर आप एंशियंट वर्ल्ड में देखोगे, एंशियंट मीन्स यूरोप की मिडिवल हिस्ट्री 14th सेंचुरी से 16th सेंचुरी से, शुरू होती है। आफ्टर 1500 दे कॉल इट की, ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री। तो यूरोप की मिडिवल हिस्ट्री, यूरोप की एंशियंट हिस्ट्री अगर आप देखोगे, स्पेशली फ्रॉम 8th to 15th 16th सेंचुरी, रादर टिल 13th सेंचुरी, इन 500 सालों में जो लड़ाई रही, जो जंग रही, वो दो रिलीजन्स, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, इनके बीच रही। और इन्हीं के कॉन्क्वेस्ट, चाहे क्रूसेड्स हों, चाहे लेटर ऑन हम देखते हैं 13th सेंचुरी में फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होता है, ये सारी चीजें जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडिया इस चीज से अछूता नहीं था। इंडिया इस चीज से अछूता इसलिए नहीं था क्योंकि यहां पे उतना कोई एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेटेड पावर नहीं थी जैसे कि उस तरफ थी। चाहे whether it was the Christians who were ruling Constantinople, they were a strong power. The Muslims who were from, whether it was the Seljuk Empire or it was the the Arabs who were ruling, they were strong, they were consolidated. ऐसा यहाँ नहीं था, और इसकी वजह से they moved towards this. Now, by 8th and 9th century, the Khilafat, the Khalifa or the Caliph of was the position of Caliph was dominated by the Turkish people, or because Sindh and Multan it was under the Arab domination, और वो जो है कहीं ना कहीं expansion, wealth, सारी चीजें थी, and that was the part of the Khalifa's empire. और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, एक पॉइंट हम देखते हैं ये आएगा कि दे विल बी जस्ट लिमिटेड टू वेरी स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इन 1000 AD महमूद गजनी जो है वो हिंदुस्तान पे पहली बार हमला करता है, एंड गजनी वाज अ टर्किश, रादर द फर्स्ट टर्किश टू इन्वेड इंडिया। इन्वेजन है, बाबर तक इन्वेजन है, यहां पे आप देखोगे गौरी तक रादर इन्वेजन है। जब हम इन्वेजन कह रहे हैं ना, इसका मतलब सिर्फ हमला करना नहीं होता। यहां पे क्या कर रहे थे, ये कहना चाहिए कि आते थे, लूटते थे, चले जाते थे पैसा लेके, एंड दे हैव टेकन एनॉर्मस वेल्थ। और सबसे ज्यादा जो वेल्थ यहां से इन्होंने ली, वो जब उसने हिंदू शाही डायनेस्टी के रूलर जयपाला को हराया और उसको ली, फिर फतेह दाऊद। देखो यहां पे spread of religion was not the core motive. Core motive was this. Core motive was wealth. पैसा चाहिए, wealth, it is the prosperity, it is the beauty, not guarded। बाहर से कोई आया लूट के चला गया। जिसने गार्ड नहीं किया, घर में चोरी होती तो पुलिस सबसे पहले क्या कहती, सीसीटीवी है, नहीं है, क्यों नहीं है, दैट्स योर फॉल्ट। ताला लगाया था, नहीं लगाया था, क्यों नहीं लगाया था, इट्स योर फॉल्ट। प्राइम एफएसआई, द फॉल्ट इज ऑफ द ओनर। सो क्योंकि अगर ऐसा होता, सी
he defeated Fateh Dahood of Multan. If religion would have been the cause, वो कहते ठीक है, हम भी मुसलमान हैं, अरब्स भी मुसलमान हैं, let them rule there. क्योंकि तब तो सिंध और मुल्तान जो है वो तो अरब रूल के अंदर था. They did not, they you know, उन्होंने ऐसा नहीं किया. उन्होंने अपने आप को, उन्होंने कहा कि नहीं, now it is the time of Turkish domination, let Arabs go in vain, we don't care. And इसके बाद आनंद पाल को भी हराया, चंदीलाज को हराया, कन्नौज, ग्वालियर, अलीगढ़, बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स थे जिनको इन्होंने कैप्चर, इन्वेड किया, रूल किया. और उसके बाद जो है नो डाउट अगर आप महमूद गजनी की बात करोगे तो गजनविद डायनेस्टी का, इट इज ही वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मुस्लिम रूलर्स ऑफ एशिया. मतलब ही हैड दैट स्टैच्यूर कि वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ, ही हैड पैटर्नाइज्ड आर्ट एंड लेटर्स. सो फिरदौसी ने और अलबरूनी जैसे स्कॉलर्स ने, he had impressed people like them. और उन्होंने जैसे शाहनामा लिखा फिरदौसी ने, और भी कई किताबें हैं जो इनके बारे में लिखी गई. बट इन 1186 ये जो गजनविद्स थे, दे डिक्लाइंड. और उसके बाद जो है एक नई डायनेस्टी, अगेन Turkish had like n number of tribes with them. So Ghurids आते हैं अब, and that lead to the rise of Muhammad Ghori. अब Ghori जो है, he lived from 1149 to 1206. और so first one was Muhammad bin Qasim. First one was Muhammad bin Qasim and second was Ghazni. और गजनवी के बाद जो हैं वो गौरी आते. अब इसने क्या किया, ये इन्होंने गजनविच को भी डिफीट किया. तो इसका जो छोटा भाई था मोहम्मद गौरी का, वो गजनविच को देख रहा था, और ये जो है इसने यहाँ पे ये अपना रूल स्टैब्लिश करता है. एंड ही फर्स्ट इन्वेडेड इंडिया इन 1176, पहली बार आता है. 1189 he seized the fortress of Bhatinda, and then he progressed into the kingdom of Prithviraj Chauhans of Ajmer, जिन्होंने तोमोज of Delhi को हराया और दिल्ली पे कब्जा किया. and there one of the most prominent ruler was Prithviraj Chauhan. Then there were two battles of Tarai, first and second. First battle 1191, second battle 1192. पहले में पृथ्वीराज चौहान, he was victorious. Second में मोहम्मद गौरी was victorious. But 1191 में जब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया तो he recovered Bhatinda, but they came back. Second battle of Tarai, वो वापस आता है और वहाँ पे they put on, और इस वक्त जब कहना चाहिए कि जब सेकेंड बैटल ऑफ तराई थी तो पृथ्वीराज चौहान के पास ज्यादा बड़ी फोर्सेस थे, बिकॉज ही हैड द कंबाइंड आर्मी ऑफ द राजपूत रूलर्स, और उनको भी दैट इज वेयर इम्पैक्ट केम इन. वजह क्या थी कि देखो, एक कंसोलिडेशन नहीं था. पहले से आप इतना लड़ रहे थे. 1192 से पहले राजपूत हमने लास्ट वीडियो में देखा ये कैसे राजपूत दे वर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स. दे हैव पुट इन देयर वीक, एंड ऑल ऑफ अ सडन व्हेन एन एनिमी फ्रॉम आउटसाइड केम इन, दे सेड ठीक है अब एक हो जाते हैं. बट it is not that simple. It is not that simple. War, a battle is not just about numbers कि किसके पास ज्यादा आर्मी है. It's about strategy. Problem क्या थी? If one difference that I'll tell you in the strategy here, that these people, Turkish people, were having horses. और ये जो हैं इनके पास थे elephants और foot soldiers. मतलब they were slow down. Horses, cavalry was no doubt fast. So this was the second battle of Tarai. They were defeated, or Prithviraj Chauhan, he was held as a prisoner and later he was put to death.
एंड यू कैन से कि कहीं ना कहीं यहां से 1192 से नॉट फॉर्मली लेकिन शुरुआत जरूर हो जाती है टर्किश रूल की हिंदुस्तान के अंदर. हिज वाइसरॉय, हिज डेप्यूटी वाज कुतुबुद्दीन ऐबक. किसका? मोहम्मद गौरी का. गौरी का जो डेप्यूटी था, डेप्यूटी अपॉइंट होता है, इट इज कुतुबुद्दीन ऐबक. और 1193 मतलब जब उन्होंने अपने आप को हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं रुकने की सोची, और 1193 से लेके 1198 तक देयर वाज अ एन नंबर ऑफ म्यूटिनीज, राजपूत म्यूटिनीज. और उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बिकॉज ही वॉज द मिलिट्री कमांडर, उसने ऑलमोस्ट सभी को हराया फ्रॉम बंगाल, बिहार और मेजर रीजन को जो है उसने अपने कब्जे में किया. बट द मेन बैटल, द मेन डिसिसिव बैटल वॉज द बैटल ऑफ चांदवार 1194. एक सवाल जो सब ने मुझसे पूछा एस्पिरेंट्स ने कि सर हम ये बैटल जब बोलते हैं, जब बैटल की बात करते हैं तो बैटल तो याद रह जाती, साल याद नहीं रह जाता. एंड आई थिंक मेनी ऑफ यू आर स्ट्रगलिंग विद देम बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम. पीपल हैव टोल्ड मी, सी देयर इज नो कैप्सूल. मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सर गिव अस अ कैप्सूल और वी विल क्लियर द आईएएस. नॉट लाइक दैट. आप यहाँ पे ये कर सकते हो वन थिंग, जैसे जब भी बैटल बोलो, आप यू आर डिस्कसिंग इट, यू आर लर्निंग इट. होता क्या है, जब आप रिवाइज कर रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो, या जब आप जो भी नोट्स बना रहे हो, यू आर डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स. व्हाट यू डू? बैटल ऑफ तराइम, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइम ऐसा हुआ था, सेकंड बैटल ऑफ तराइम ऐसा हुआ था, फिर बैटल ऑफ चांदवार थी. डोंट गो लाइक दिस. फर्स्ट बैटल ऑफ तराई 1191. सो व्हेनेवर यू आर कोटिंग द बैटल, कोट ईयर विद दैट एंड मेक दिस हैबिट कि अगर हम बैटल ऑफ तराई बोल रहे हैं तो उसका साल उसके साथ बोलेंगे. एंड यू विल सी दैट इन जस्ट इन लाइक अ मंथ और सो व्हेन यू आर डूइंग स्टडिंग दिस पार्ट. एंड दिस अप्लाई दिस टू टिल ब्रिटिश एंग्लो मराठा वॉर तक अप्लाई कर दो, एंग्लो अफगान वॉर तक, जहां तक आपका दिल कर, जहां भी बैटल्स हैं. लाइक व्हेन यू से बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1764. So when you will be doing this, same apply same with the treaties. क्योंकि जब ब्रिटिश आएंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको वहां पे बैटल्स के साथ मोस्टली बैटल्स विल बी फॉलोड बाय ट्रीटी. सो आपको ये दिखेगा दैट द बैटल्स आर फॉलोड बाय ट्रीटी. सो you should do that also. So now here, Battle of Chandwar 1194. So whenever you speak the battle, speak the year, say the year. Whenever you talk about the treaty, year. Law, जैसे आगे चल के हम बोलते हैं ना रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो रेगुलेटिंग एक्ट को सिर्फ रेगुलेटिंग एक्ट नहीं बोलना है, हमेशा जब भी बोलना है उसको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ही बोलना है. Whenever you are saying, you know, okay, modern history में बहुत सी चीजें सर याद रह जाते हैं. Whenever you are saying government parliamentary reforms 1909. Never say parliamentary reforms as alone. So जब आप इसको प्रैक्टिस में ले आओगे तो आपको किसी भी जहां कहीं भी ईयर एसोसिएटेड उसको उसके साथ बोलने की आदत बना लो. I'm damn sure within months, within hardly 2 months, you will be like well versed with the years. So you can opt this strategy. So, like we were talking about Battle of Chandwar. Battle of Chandwar 1194 was one of the most important battle क्योंकि उस वक्त जो सबसे strongest ruler थे उसमें से थे राजा जयचंद, who was of the ruler of Kannauj. उनको भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने हराया. And then from there he moved on to Bengal and Bihar. And here Muhammad bin Bakhtiyar Khilji, he destroyed the libraries basically, विक्रमशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी पे इन्होंने अटैक किया. देखो, जब भी ऑटोक्रेटिक रूल आता है, जब भी ऐसा रूल आता है जो नहीं चाहता है कि जो आम लोग हैं वो सवाल करें, वो हमेशा उस चीज को डिस्ट्रॉय करते हैं जो सवाल करने की ताकत देता है. आप दुनिया में कहीं भी देखोगे जब भी कोई मास मूवमेंट शुरू होता है वो हमेशा पढ़ा लिखा तबका जो होता है, जो एजुकेटेड क्लास होता है, स्टूडेंट्स होते हैं. स्टूडेंट मूवमेंट्स हैव प्लेड अ ग्रेट इम्पैक्ट, not only I'm not talking about history as such here, but in the whole world students have played of it. क्यों?
स्टूडेंट्स में ऐसा क्या है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ना, व्हेन यू आर इन टच विथ नॉलेज, व्हेन यू आर इन टच विथ लिटरेचर, लिटरेचर मीन्स नॉट इंग्लिश और हिंदी लिटरेचर, लिटरेचर मीन्स गुड बुक्स, you always have that sense of inquiry, you slowly develop that sense of rationality in you, और जब rationality आती है तो सवाल किया जाता है कि ऐसा क्यों है। और सबसे अच्छा तरीका है जो जो हमेशा राजाओं ने, हमेशा इन्वेडर्स ने अपनाया, वो ये कि डिस्ट्रॉय द एजुकेशन सेंटर्स। यहां भी इन्होंने यही किया और बहुत गलत किया। जब भी आप देखोगे सवाल करने पे अटैक होना होता है तो यूनिवर्सिटीज को, मॉडर्न डे की अगर बात करें तो यूनिवर्सिटीज पर अटैक होता है वहां, क्योंकि अगर कोई ऐसा इंसान है कि जो सवाल करेगा और जो रूलर ऑफ द टाइम है उसके पास जवाब, और उसको पता है उसके पास जवाब नहीं है, क्योंकि उसको ये भी पता है कि वो गलत कर रहा है। लाइक यहां पे सवाल आता कि who the hell have given you the authority to come here? They would have asked that. They would have posed certain huge intellectual challenges over them. और उसके पास जवाब नहीं होता, और इसी वजह से इन्होंने बोला कि नहीं, क्योंकि जो शासन होता है ना, शासन गलत अल्फाज है जो मॉडर्न डे में गवर्नमेंट गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस की हम बात करते हैं आज के वक्त में। आई पर्सनली फील दैट दिस शासन वर्ड इज वेरी ऑटोक्रेटिक इन नेचर। शासन कौन करता है? जो शासक होता है। आज के दौर में देखो गाड़ियों पे लिखा होता है, आपके भी लिखा होगा जब जब ब्यूरोक्रेट बन जाओगे, भारत शासन, या स्टेट पे लिखा होगा उत्तर प्रदेश शासन या मध्य प्रदेश शासन। लेकिन शासन तो शासक कर रहा है ना, आप सर्वेंट हैं। हम डेमोक्रेसी के इस ही कहना चाहिए जो जो कोर है, हम उसको मिस कर चुके हैं। हम ये भूल चुके हैं कि जिन लोगों को हम लाइक बाय द पॉइंट आई एम डूइंग दिस, इलेक्शंस का टाइम है अभी भी, आप जब देखोगे जब भी इलेक्शन होता है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट टुडे, जब भी इलेक्शन होता है, you will find what you're doing. You are giving a work, and whosoever is elected, वो नेता अपने आप को, अब हम सोसाइटी में बड़े हो गए, नहीं सर आप बड़े नहीं हुए, आप नौकर हैं जिनको हमने चुना है। कुछ काम हम खुद नहीं करते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो नौकर रखते हैं कि हम क्यों करें, तुम करो। Your job is to serve the people. And unfortunately, because of colonial, what to call, backdrop है, modern day India में ये वाली स्पिरिट खत्म हो चुकी है। भाई घर का काम है, मतलब मेरे घर मेड आती है, हमने उसको कहा ठीक है तुम जाओ, तुमको झाड़ू करना है, पोछा करना है, सफाई करना है, you have to clean the kitchen. Now why? Because you are getting paid for that. अब उसके लिए वो and to do that we have like at homes, हमने उसे कुछ अथॉरिटी भी दे रखी है, थोड़ी सी उसको पावर, ठीक है कि तुम्हें हर चीज पूछने की जरूरत नहीं है, these are the things here do that. But important क्या है? लेकिन at the end of the day अगर काम अच्छा नहीं होता तो you will remind कि please do your work properly. और हम ये चीज उन लोगों से नहीं कहते जिनको हमने ये काम दिया है कि देश चलाओ, क्योंकि वी आर नॉट देयर टू, एवरीवन कैन नॉट रन द कंट्री, यू डू दैट। बिकॉज बट क्या हो गया, शासन, हम ब्रिटिश शासन भी कहते थे, हम ब्रिटिश सरकार भी कहते थे, हम भारत सरकार भी कहते। सरकार वर्ड इज वेरी डेंजरस, what the meaning it has in the common parlance. और इस सोच को, और ये जो कौन सी सोच है कि हम रूल कर रहे हैं, हम शासन कर रहे हैं, हम शासन नहीं कर रहे हैं सर। आप और ये किसी भी दौर में हो, यहाँ हो, मिडिवल हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, हम मॉडर्न डे की बात करें, इस शासन या इस सरकार वाली जो सोच है ना, इसको सबसे ज्यादा खतरा है एक पढ़े लिखे सवाल करने वाले दिमाग से। बिकॉज द डे यू विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन, दे हैव नो आंसर्स।
आपको कैसे, उनको मेड को तो पैसा देते, तो इनको भी तो इनको भी तो सैलरीज मिलती हैं, एंड वी शुड थिंक अपॉन दिस. खैर, कमिंग बैक. सो ये यूनिवर्सिटीज वगैरह डिस्ट्रॉय करते हैं, और गौरी जो है वो कुछ साल बाद वापस चला जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता, बोला आई विल गो बैक टू माई होम. और वहां पे इसको जो सेंट्रल एशिया में जो देवर सम शिया रेबल्स, खोखर्स थे, उन्होंने मिलके से मार दिया. He is the founder. Muhammad Ghori is the founder of Turkish Empire in India, no doubt because of his subjugations of various Rajput territories and especially in the northern India. और यहीं से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की. जब वो वापस जा रहा था, जब गौरी वापस जा रहा था, तो उसने क्या किया, उसने कहा, उसने जो भी अपने इंडिया में उसका जो भी उसने एक्वायर किया था, उन सब का इंचार्ज बनाया किसे, कुतुबुद्दीन ऐबक को, और वो चला गया. क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्लेव था, वो एक गुलाम था, और जब तक उसका मालिक जिंदा रहा उसने कभी भी ये नहीं कहा कि आई एम द रूलर. लेकिन 1206 में, 1206 में जब इसकी मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है, तो क्या होता है, कुतुबुद्दीन कहता है नाउ आई एम द रूलर. मैंने मालिक, सिर्फ मुझे खरीदा किसने था, मुझे खरीदा था मोहम्मद गौरी ने, तो मैं उसकी सुनता. अब वो नहीं है, तो अब आपको, बिकॉज आई एम द सेकेंड इन कमांड, आई विल डू दिस. सो दिस लेड टू द स्टार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत. इन लोगों ने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया, और यहां से दिल्ली का इंपॉर्टेंस जो है, दिल्ली विल स्लोली बिकम द सेंटर ऑफ पावर, टिल ब्रिटिश विल मेक कैलकाटा एज द सेंटर ऑफ पावर फॉर द वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन. अब शॉर्ट ड्यूरेशन आप कहोगे सर कब तक? सो when Calcutta became capital of India, answer this in the comment section. So Calcutta को ब्रिटिश प्रोविंसेस की कैपिटल जब बनाया गया, तब से लेके till they shifted the capital to Delhi. This was the तो लेकिन तब तक, जब तक अंग्रेज नहीं आ जाते हैं, जब तक what to call मुगल्स के दौर तक दिल्ली विल बी द, नाउ दिल्ली विल बी द पावर सेंटर. और ये जो देयर वर 5 डायनेस्टीज जो दिल्ली सल्तनत को रूल करेंगी. सो स्टार्टिंग विथ स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजीज विल कम इन. सो दिस स्लेव डायनेस्टी लास्टेड फ्रॉम 1206 टू 1290, और इस की शुरुआत होगी कुतुबुद्दीन ऐबक से. कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ 4 साल रूल किया, और एंड मामलुक या स्लेव डायनेस्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ही वाज अ स्लेव, और ही वाज द डेप्यूटी ऑफ मोहम्मद गौरी. अब मिडिवल हिस्ट्री में प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ध्यान क्या रखना है. At the end, when I will finish this, I'll tell you something. But वो जब medieval history का last lecture होगा, I'll put that part in there. लेकिन medieval history में आपको ध्यान क्या रखना है? Dynasties, early medieval. अब हम इसकी बात कर रहे हैं जो actual medieval history जिसको कहा जाता है. उसमें आपको देखना है कौन सी डायनेस्टी पहले आई. The chronology is very important. So you will say like हम पहले कहेंगे slaves came in first. स्लेव्स के बाद कौन आते हैं? खिलजी आते हैं. खिलजी के बाद कौन आते हैं? तुगलक्स. तुगलक के बाद सैयद्स एंड देन द लोदीज, और इनके बाद जो है मुगल एम्पायर आता है. बीच में थोड़ी देर के लिए सूर डायनेस्टी रहती है. तो एक ऑप्शन ये है, एक आपको ये देखना है कि किसने, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि दिस वाज फ्रॉम 1206 टू 1290, ऐसे ही आप सबका लिख लो. उसके अलावा फिर अब स्लेव में कौन कौन रूलर्स थे, मेजर रूलर्स कौन कौन थे, सो देयर यू विल सी कि किसने कितना रूल किया, किसने कितना जो है वो कितना लंबा रूल किया. एक क्वेश्चन इस तरीके के आ सकता है कि हु रूल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट, कौन सी डायनेस्टी ने ज्यादा रूल किया. अच्छा ठीक है.
चाहिए? So this is the case. Now this आपको ये देखना है कौन किसने कितना लंबा रोल किया. So this one की who ruled for the longest, उसके बाद कौन आया, तो ये एक फ्लो चार्ट आप बना लीजिएगा. दूसरा जो क्वेश्चन का पार्ट है वो आएगा आर्ट एंड आर्किटेक्चर से या लिटरेचर से, कि किसके वक्त में कौन सी किताबें लिखी गई, किसके वक्त में कौन से डिफरेंट आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स बने. और तीसरा जो सवाल आएगा वो आएगा एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से है चाहे सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन से है. यू हैव टू सी दिस. खैर, सो अब हम बात कर रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की. तो कुतुबुद्दीन ऐबक में मेजर जो पॉइंट्स हैं, इट वाज द कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, उसके अलावा कुतुब मीनार. अब कुतुब मीनार के बारे में एक चीज सुनिए. This is true that Qutub Minar was constructed by Qutbuddin Aibak. Qutub Minar was constructed by Qutbuddin Aibak. लेकिन इस कुतुब मीनार का जो कुतुब है, it is not on Qutbuddin Aibak, but it is on a Sufi saint, जिसका ये कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका ये कुतुबुद्दीन ऐबक मुरीद था. His name was Qutbuddin Bakhtiyar Kaki. सूफी थे, और इन सूफी के जो ही वॉज अ फॉलोअर, स्टॉन्च डिसाइपल ऑफ दिस, और अपने पीर की ऑनर में उन्होंने ये कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की. आई रिपीट माई वर्ड्स, ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन. सी हियर ऑल्सो वी हैव नॉट यूज द वर्ड कंस्ट्रक्टेड, क्योंकि इसको कंप्लीट आगे जाके होगा ये. बोथ कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क विच इज नियर कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार का जो कुतुब है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का नहीं है, फिर से वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है, जो कि एक सूफी सेंट थे. जेनरस था, क्योंकि हम्बल बैकग्राउंड से आया था, तो लोगों को ठीक है, मतलब ही यूज्ड टू गिव हिज जेनरोसिटी, सो ही वाज आल्सो नोन एज लाख बख्श. इस तरीके के सवाल आने के चांसेस बहुत कम है. ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, आ सकते हैं, लेकिन इस तरीके के चांसेस हमेशा कम होते हैं. एंड 1210 तक इसका रूल रहा, एंड ही वॉज ट्रैम्पल्ड बाय हॉर्स टू डेथ. सो घोड़े से गिर के इनकी मौत हो गई. इनके बाद जो है वो आराम शाह आए, लेकिन आराम शाह जो है वो ज्यादा लंबा रूल नहीं कर पाए. 1211 में इल्तुतमिश जो है उसका ये भी गुरीद रीजन से था, एंड ही वॉज सन इन लॉ ऑफ ऐबक. अगेन अ ट्यूरिक स्लेव born in Central Asia. He was also a slave. लेकिन आराम शाह जो है वो लाहौर की तरफ चले गए थे, क्योंकि जब अरब्स आते हैं और उसके बाद जब टर्किश लोग आते हैं, तो लाहौर बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ स्कॉलरली एक्टिविटीज. और वहां लाहौर से पंजाब, दिल्ली, इस रीजन को, और सेंट्रल एशिया की तरफ अफगानिस्तान और आगे की तरफ को भी कंट्रोल करना इजी था. तो यू नो आराम शाह जो है और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली, आराम शाह जो है उस तरफ. लेकिन जब इल्तुतमिश आता है तो वापस वो, क्योंकि जैसे ही आप दिल्ली से शिफ्ट हो गए, ईस्टर्न इंडिया पे से आपका कंट्रोल जाने लगता है, तो ही केम बैक टू दिल्ली. ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू Delhi. 1200 Iltutmish was a military commander. 1210 he captured Bihar. 1225 he invaded Bengal. And what was his fault? His fault was that in the early years he neglected, in the first half of 1220s he neglected Indus Valley, वो जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, ये वाला जो रीजन है. I am drawing it like this क्योंकि we have to, like, ये भी इतना भी no. So roughly ये रीजन था. I think we have map, आगे चल के मैप है. So what he did, so let's say here it is Lahore, from Lahore it was shifted to Delhi. और जब यहाँ था तो इसने ईस्ट इंडिया पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया, लेकिन उसकी वजह से ये जो इंडस वाला जो रीजन था, सारी नदियाँ आ जाती हैं यहाँ से, इंडस वाला जो रीजन था, where
ही वॉज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड और उसने रादर नेग्लेक्ट किया इस पूरे रीजन को. अल्टीमेटली क्या हुआ, विच वॉज दिस बिकेम द पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन द मंगोल्स, द ख्वारिज़्म किंग एंड कबाचा. अब ये आपस में उधर लड़ रहे हैं, मंगोल्स भी आ गए अटैक करने. मंगोल और ख्वारिज़्म जो रूलर्स थे, इनको हराया कबाचा ने. कबाचा ने इन दोनों का आउटलेट किया और 1228-1229 में इल्तुतमिश ने वापस कबाचा को हरा के he took back that region. By that time, so importance of Iltutmish is that he defended his empire against Mongol invaders and he resisted the Rajputs. So internal और external invasion दोनों से उसने अपने एम्पायर की हिफाजत की. एंड सबसे बड़ी चीज 1221 चंगेज खान के इन्वेजन को उसने रेजिस्ट किया. तो बुरा तो चंगेज खान भी है जिसने हिंदुस्तान पे हमला किया, लेकिन चंगेज खान मतलब मंगोल्स वर व्हाट टू कॉल ब्रूटल रूथलेस इन्वेडर्स. मतलब कहते हैं कि जिस शहर से वो निकल जाते थे वहां से जिंदगी क्या होती है, मतलब वो पेड़ पौधों, इंसानों की हटा दो, वो पेड़ पौधे और जानवर तक नहीं छोड़ते थे. दीज वर मंगोल्स, दे सो रूथलेस दे वर. और एक पॉइंट था दैट मंगोल इन्वेजन वाज लाइक मंगोल इन्वेजन हर तरफ हो रहा था, ये जहां जहां और मंगोल सिंग्स उनको ये लगता था दैट मुस्लिम्स आर अगेंस्ट. सो वो मुस्लिम्स के जहां जहां दिखते थे वहां उन पर हमला करते थे. और वो सिर्फ अपने आप को मंगोल्स जो है वो अपना जो कहना चाहिए एम्पायर है उसे एक्सपैंड कर रहे थे. तो लेकिन बड़ी चीज ये थी कि उस दौर के सबसे खतरनाक इन्वेडर को, चंगेज खान को उन्होंने डिफेंड किया. दैट वाज अ बिग थिंग. नाउ इंडिया इन 1280 AD, ये बाय द एंड ऑफ स्लेव डायनेस्टी आप देख सकते हो. यहाँ अरब एम्पायर है, दिस इज गजनी, दिस इज पेशावर, खैबर. और यहाँ से ये देखो, ये पूरा बंगाल तक, बिहार तक इन्होंने पूरा. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंडस रिवर प्लेन्स और गंगा प्लेन्स, दोनों के ऊपर जो है इनका रूल था. मीन्स दे वर रूलिंग वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस लैंड थ्रू आउट. Important about Iltutmish is that he completed the construction of Qutub Minar and Quwwatul Islam Mosque. Administrative machinery for the kingdom, mosque, waterworks, amenities at Delhi. ये point important है. That he introduced 2 coins for the Sultanate, सिल्वर टका और कॉपर. तो टका और जीतल, तो टका जो है वो चांदी का था और कॉपर का जीतल था. ये इन्होंने शुरुआत की. इक्तादारी जो अब तक उस तरफ थी सिंध और मुल्तान में, उसको उसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया. और इल्तुतमिश के दौर में जो इक्तादारी थी वो कहना चाहिए कि इस इक्तादारी की अगर हम बात करें तो वो नोबल्स को, लेकिन उसमें मालिकाना हक नहीं था, उसमें उन्हें सैलरी मिलती थी. इक्ताज के जो भी इक्तादार होते थे उनको. 1236 he died and he was succeeded by his most able son, what he used to call Razia Sultan, the first and the last Muslim ruler, woman Muslim ruler of India. And actually रजिया और इल्तुतमिश के बीच में एक बहुत थोड़े से वक्त के लिए जो रूल था वो रुकनुद्दीन फिरोज के पास था. जो रूल था वो रुकनुद्दीन फिरोज के पास था बहुत छोटे वक्त के लिए. ही वाज हिज हाफ ब्रदर. लेकिन अल्टीमेटली एक्चुअली यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल था वो था इसका. चहलगामी कह लो या जो नोबल्स थे, द ग्रुप ऑफ नोबल्स, जो ग्रुप ऑफ नोबल्स थे उनका बहुत बड़ा रोल रहा. खैर,
so this after the assassination of रुकनुद्दीन फिरोज 6 महीने के करीब वो दिल्ली का सुल्तान रहा और उसके बाद जो है नोबल्स ने कहा कि ठीक है अब जो है हम ये रजिया सुल्तान को बड़ी चीज़ थी मतलब एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में हिंदुस्तान कह लो या मुसलमानों की जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसमें एक औरत को अपने ऊपर कमांड लेना और नो दैट वाज अ बिग थिंग. She was an efficient ruler. इसमें कोई शक नहीं है. She was. That's why even Iltutmish himself was very much pleased by her abilities to rule. But she was मलिक अल्तूनिया से मलिक इख्तिदार उद्दीन अल्तूनिया से उसकी शादी होती है. वो गवर्नर था भटिंडा का and then she died. I'm not going much into the details कि वो भाई बहन और वो सारी चीज़ें but she was reportedly killed by her brother's forces. और उसके बाद जो है मुइजुद्दीन बहरम शाह. लेकिन the next notable sultan after Razia was Ghiyasuddin Balban. And ये जो बलबन है ये कहीं ना कहीं से भी जो है इस लीनिएज का नहीं था, इस फैमिली का नहीं था. इल्तुतमिश का ग्रैंडसन था नसीरुद्दीन महमूद. और इस नसीरुद्दीन महमूद का वजीर, हिज डेप्यूटी was this person Ghiyasuddin Balban, and he took the charge. So again he was also a slave. कुतुबुद्दीन ऐबक भी स्लेव था, इल्तुतमिश भी स्लेव था और फिर ये बलबन भी स्लेव था. एंड नसीरुद्दीन महमूद के डेथ के बाद इसने अपने आप को रहा. एंड this person, he carried out civil and military administrative reforms, and Iltutmish was one of the greatest क्योंकि उसने administrative consolidation की बात की, greatest in Delhi सल्तनत. और उसके बाद किसी को you can term great as अलाउद्दीन खिलजी, और खिलजी के बाद जो है बलबन, मतलब ये he was once the greatest one of Delhi सल्तनत. No doubt he was a strict ruler, and he even इसने दो चीजें शुरू की थी. एक को कहा जाता था सजदा और एक को कहा जाता था पैबोस. सजदा मतलब जब आप आ रहे हैं तो आप यू हैव टू बो बिफोर द किंग एज अ सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट. और पैबोस, इट्स अ पर्शियन वर्ड, और पै का मतलब होता है पैर, और बोसा इन पर्शियन इज किस, सो यू हैव टू किस द फीट. और जरा से भी मतलब ही वाज अ मिडिवल एंड एंशिएंट वर्जन ऑफ किम जोंग उन. ही वाज लाइक दैट. और बड़ी चीज थी, उसने एक स्पाई सिस्टम डेवलप किया, एक स्पाई नेटवर्क डेवलप किया, क्योंकि देखो वो उस लीनियज से नहीं आ रहा था जो रूल कर रही थी. इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश के थोड़ी देर के लिए उसका बेटा, फिर उसकी बेटी, फिर उसका बेटा, फिर उसका पोता. सो देयर वाज अ फैमिली. ही वाज समवन हु हैड स्टार्टेड समथिंग व्हिच वाज आउट ऑफ द फैमिली. सो ही सेड भैया अपनी कुर्सी, अपनी प्रॉस्पेरिटी को बचा के रखना है. तो उसने क्या किया, उसने एक स्पाई सिस्टम, एक स्पाई नेटवर्क को डेवलप किया. नवरोज, द पर्शियन फेस्टिवल, न्यू ईयर फेस्टिवल, it was started by this person. और उसके बाद जो है आफ्टर हिज डेथ उसके ग्रैंडसन ने उसको सक्सीड किया, एंड शमसुद्दीन कैकुमार. और उसके बाद उसके ग्रैंडसन के बाद उसके 3 साल का बेटा जो है वो डिफैक्टो रूलर बन जाता है. लेकिन उस कैकुमार को जो है वो मर्डर करता है कौन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी. और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब उसका कत्ल करता है, दिस एंडेड द मामलुक डायनेस्टी एंड laid the foundation of Khilji dynasty on Delhi Sultanate. So that is it for today. I hope you liked the lecture. Do comment, and we are available on website where you can visit us. And if you want to join the advanced courses on this, because this is a very, very brief
thing that I can tell, क्योंकि quick revision में काम आ जाए. But yes, as a part of general course, this is going to be way more than what I have given information here. We can go for, क्योंकि ये prelims perspective से है, जब mains के perspective से हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हम advanced level पे जाते हैं. So that we will do in our advanced course. For this, you can visit our website. You can mention in the comment section. So do share the video, do spread the word, and stay safe, stay healthy. I'll see you in the next lecture. Till then, have a great time. Thank you so much.